आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? कैसे लगा कि नहीं नहीं मैं भी यहाँ पर, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर मैं भी हो सकती थी, मेरी मदर भी हो सकती थी, सिस्टर हो सकती थी, मेरे फ्रेंड्स हो सकते थे। तो जब तक मैं उनसे बात कर रही थी मेरे दिमाग में अक्षय पात्र का एक छोटा सा वो दिमाग में आया था कि ये लोग बच्चों को खाना खिलाते हैं। आपने और सर ने इस एक एक अच्छे विज़न और मिशन के साथ सेगमेंट को स्टार्ट किया कि क्या रोल रहा सर का आपके इस सेगमेंट को लेकर, इस मैत्री जिन्होंने आपने दोनों ने स्टार्ट किया, तो कैसा रोल रहा उनका भी आपके साथ? बेटा मैं ये कर ना पाती अगर सर मेरे साथ ना खड़े होते। मेरा तकदीर में क्या लिखा था पतो नहीं। 12 साल पढ़ने जो पटी अठी हो गई, एक रोज ऐसा हुआ बेटा थप्पड़ मारता कल पर हाथ देकर रोड पर कर दिया। मैं रोने लगी ये नारायण कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ। उनके बच्चों का कहना होता है कि जी हमारे पास 2 कमरे हैं तो माँ के लिए जगह नहीं बन रही घर में। तो होता है कि माँ ने एक कमरे में तो उनको पाल लिया क्योंकि उसका बिल बड़ा था, उससे किसी को घर से नहीं मिला। आज वो भिखारी की तरह घर घर जाके अपने लिए एक मुट्ठी चावल मांगती है, एक मुट्ठी दाल मांगती है। क्या उस औरत पे बीत रही होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है विनी सिंह मैम, जो कि मैत्री संस्था के संस्थापक है। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कैसे उन्होंने इस जर्नी को तय किया और इसके साथ साथ उन्होंने वृंदावन की विधवा महिलाओं को कैसे आश्रय प्रदान किया और उनको एक आत्मसम्मान दिलाया, और इसके साथ साथ उन्होंने समाज में उनको एक अनूठी पहचान दिलाई। तो आज उनकी जर्नी के बारे में और उनके इस कार्य के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं मैम से। वेलकम मैम इस पॉडकास्ट में। और मैम आपकी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जब एक एंटरप्रेन्योर की एक सोशल एक्टिविटीज़ की बात आती है तो कहीं ना कहीं पे विनी मैम का नाम सबसे ऊपर आता है। सो वंस अगेन मैम, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैम मैत्री की शुरुआत कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन स्टोरी थी? मैत्री की शुरुआत हुई थी 2005 में। इसको जो मैं बोलती हूँ हमने रजिस्टर कराया था, पर काम हमने शुरू कर दिया था 2004 से। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो हम लोग शिलोंग में थे, जहाँ पे हम अपने काम में जब ट्रैवल करते थे तो वी केम अक्रॉस कि बहुत HIV के केसेस असम राइफल में, जहाँ मेरे हस्बैंड डायरेक्टर जनरल थे, बहुत ज़्यादा केसेस थे। एंड तब तक गवर्नमेंट का उस तरफ में कोई बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो वो जो सोल्जर्स थे, जवान थे, उन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वो सब सोचते थे कि अब हमको HIV हो गई तो अब हम बस मर जाएंगे। पर जिस बात से मेरे को परेशानी हुई थी वो ये थी कि जब मैं उनसे बात करती थी और मैं उनसे पूछती थी कि आप लोग छुट्टी पर घर जाएंगे, तो वो बोलते थे हाँ। तो मैंने कहा आप अपनी पत्नी को बताएंगे कि आपको HIV है? तो वो बोलते थे नहीं। और मैंने कहा क्या आप अपनी पत्नी से संबंध रखेंगे जाकर घर पर? तो वो कहते थे हाँ। मैंने कहा अगर वो प्रेग्नेंट हो गई या उसको HIV हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? तो उन सब लोगों का अधिकतर यही जवाब था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो उसको कोई हक नहीं है जीने का। तो ये बात मेरे को बहुत परेशान करती थी, बिकॉज ये टोटल डोमेस्टिक वायलेंस है कि जब आप अपनी पत्नी को बता ही नहीं रहे हो, उसको चॉइस तो दे नहीं रहे हैं, और उसके कारण तो आपको हुआ नहीं कुछ रोग, आपको रोग हुआ है और कारणों से। तो हमने HIV पे काम शुरू, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, HIV, इस पे काम शुरू किया था वहाँ पर। और 2005 में फिर हमने रजिस्टर कराया था NGO, क्योंकि हम दिल्ली आ जाते 2006 में, तो वो जो जवान थे और उनके परिवार थे, उन लोगों को बहुत अपने मन में वो थी कि हमको इसके बाद कौन देखेगा, हम किससे आगे इंक्वायरी कर सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में,
काउंसलिंग उनकी कौन करेगा। तो उसके कारण हमने रजिस्टर किया था कि हम ये काम फिर करते रहेंगे। और मेरे हस्बैंड ने सोच लिया था कि वो फिर दोबारा से गवर्नमेंट में काम नहीं करेंगे। तो हम जब दिल्ली आ गए तो हम ये डोमेस्टिक वायलेंस और HIV करते रहे। हम लोगों ने रिक्शा पुलिस के साथ किया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ किया, और आर्म्ड फोर्स के साथ बहुत ज़्यादा हमने काम किया। और वो काम करते करते फिर बच्चों के साथ भी काम किया। और उसके बाद हम एक बार मैं वृंदावन आई 2008 में। तो वो मेरी पहली विज़िट थी एक्चुअली वृंदावन में। और वहाँ जब मैं आई तो मैं रोटरी की प्रेसिडेंट थी। यस। तो हम एक हॉस्पिटल को बेड्स देने लगे थे और रोटरी की तरफ से, और कुछ एक्सरे मशीन्स वगैरह। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जब आते हैं यहाँ वृंदावन में तो अधिकतर लोग यहाँ पे विधवा माताओं को कुछ दान करते हैं। तो हम लोगों ने भी कहा हम भी कर देते। तो हमने पैसा इकट्ठा करके उनको दिया कि आप जितने लोगों का भी इसमें कर सकते हैं आप हमको बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा जी हमने 1500 माताओं को कार्ड बांट दिए हैं। तो जब हम बाहर, मतलब कोई 2 बजे का समय था या 2:30 बजे का होगा समय, और उन्होंने कहा जी आप वो बांट दीजिए। अबाउट 2 किलो राशन सब माताओं के लिए इकट्ठा हुआ था, जिसमें दाल, चावल, नमक, मिर्च, आटा, चीनी, ये सब इकट्ठा था, तेल वगैरह। पर जो बाहर दृश्य था वो एक्चुअली आपके किसी, मतलब अगर आपके मन में दिल है ना तो वो एकदम दहला देता है कि मतलब इस तरह की दशा क्यों हो जाती है एक इंसान की। वो 1500 लोगों को उन्होंने बांटा था, पर क्योंकि ये चीज़ फिर खबर फैल जाती है तो वहाँ पे कोई 2-2.5 हज़ार होंगी माताएं। अब जिनके पास नहीं था अब उनको भी चाहिए, तो वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, वो एक दूसरे के बाल नोचने को तैयार थी। एंड एज इट इज़, मतलब इतनी गरीबी मैंने एक्चुअली कभी नहीं ज़िंदगी में देखी थी, कभी नहीं देखी, जिसमें जो उनकी साड़ी भी थी, उनके ब्लाउज़, वस्त्र वगैरह थे। कुछ शब्द नहीं है मेरे पास उनको बयान करने के लिए कि किसी का भी ऐसा नहीं था कि वो साफ हो या पूरा हो। कुछ फटा हुआ है, मैले है, एंड अधिकतर किसी के पैर में चप्पल नहीं है। एंड इतनी उनकी सेहत कमज़ोर थी कि कई माताएं तो एकदम ऐसे मुड़ रखी थी, उनकी हड्डी, स्पाइन जो है। एंड आई डोंट नो, मैं उस दिन जब मैं वापस कार में बैठी, मैं दिल्ली तक रोती हुई आई। मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये हालात किसी के भी हो सकते हैं। ये तो ऐसा है नहीं कि कोई अपनी चॉइस से यहाँ पे बैठा हुआ है, नहीं। ये तो हालात है जो आपको इस सिचुएशन में ले आते हैं। एंड मतलब मेरे को लगा इसमें मैं भी हो सकती थी, मेरी माँ भी हो सकती थी, मेरी बहन हो सकती थी, मेरे दोस्त हो सकते, कोई भी हो सकता था। जिसको शीशे में देखेंगे वो हो सकता था। एंड एक माँ को आप कैसे सपोर्ट नहीं कर सकते हो। आफ्टर ऑल ये सारी जो माताएं उस दिन मैंने देखी थी सब अधिकतर उम्र से थी, कोई भी यंग नहीं थी उनमें। तो ऑब्वियसली उनको वो जो वहाँ पर आई, या तो वो काफ़ी समय से होंगी उस समय यहाँ पर, या वो जब भी आई हैं तो वो उम्र से आई हैं, और उनके परिवार वालों ने उनको क्यों नहीं रुकाया। ये मेरे प्रश्न थे अपने दिमाग में। मतलब सुना था हमने वृंदावन की विधवाएं, काशी की विधवाएं, ये सुनी थी बातें, पर देखने में ये पहली बार आया था। तो बस ये
करते करते इस वाला जो फिर मेरे को लगा कि ये मेरे को कुछ करना है, इन माताओं को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी स्त्री हूँ और एक स्त्री होने के कारण एक किसी औरत को मैं ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। मेरे को कुछ करना पड़ेगा इनकी इज्जत के लिए, इनकी अपनी पहचान के लिए दोबारा, क्योंकि अगर पहचान इनकी खो गई है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो किसी तरह से इनकी पहचान भी आनी चाहिए और इनको इज्जत की ज़िंदगी मिलनी चाहिए। सो ये शुरुआत थी हमारे पूरे काम की। आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? कैसे लगा कि नहीं नहीं मैं भी यहाँ पर, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर मैं भी हो सकती थी, मेरी मदर भी हो सकती थी, सिस्टर हो सकती थी, मेरे फ्रेंड्स हो सकते थे, तो बहुत लोगों को भी ऐसा फील हुआ होगा, बट आपको कैसे वो मोटिवेशन कहाँ से मिला? मैं यही कह सकती हूँ, ये कृष्ण जी की वो होगी कि उन्होंने कहा होगा कि अब मैं तुमको अपना वो बना रहा हूँ, तुम जाके काम करो उधर। बेटा ये होता है, आई थिंक कभी मन में भावना आती है और वो भावना जब आती है उसका समय होता है, और हमारे पास उस समय पैसे नहीं थे इसके लिए बिल्कुल भी। तो मेरे पति ने मेरे को बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि अगर तुमने सोच लिया है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ, मैं भी देख के आता हूँ। हम आए, 2 साल हम ऊपर नीचे होते रहे, वृंदावन दिल्ली। फिर हमने अपने दोस्तों से भी बात करी कि कोई हमको समझाओ कि हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, कि जिससे इनकी ज़िंदगी में हम कोई डिफरेंस ला सकें, इनकी ज़िंदगी में कुछ मतलब निकले। जीने का कोई मतलब होना चाहिए ना। आप ऐसे तो जीने का कोई मतलब नहीं है कि आप हर रोज़ अपना हाथ फैलाकर बैठ जाओगे। सही है। तो फिर जो हमारे फ्रेंड्स थे, जिन लोगों ने मतलब यूएन में काम करा हुआ है, उन्होंने कहा कि आपको देखना चाहिए कि आप एक ना मिड डे मील शुरू कर लो, बिकॉज़ अगर इनको दिन में एक बार खाना मिल जाएगा अच्छे से, तो एटलीस्ट ये कभी इस तरह से भूखे नहीं होंगे। इनकी सेहत, जो सबने, उन सबको मैंने बुलाया था इधर, तो हम सब जाके हम देख कर भी आए थे इनके हालात कैसे हैं जहाँ ये रहती है। आपको सच में दुख होगा, ये मैं 2008 और 10 के बीच की बात कर रही हूँ, कि ये माताएं, इनके पास अधिकतर किसी के पास रहने की जगह नहीं थी। गवर्नमेंट का एक आश्रम होता था, गवर्नमेंट ने आश्रम दिया था, पर उसमें रहने का आगे कोई प्रबंध नहीं थे, खाने पीने के। तो अगर सब्जी वाला है, वो नीचे ज़मीन में बैठ के बेच रहा है अपनी सब्जी, तो वो उससे जैसे गोभी के डंठल और पत्ते वगैरह निकाल दिए, मूली के पत्ते निकाल दिए, तो ये भी उठा रही हैं वहाँ से, गाय भी उठा रही है वहाँ से, और एक कुत्ता भी लेके जा रहा है वहाँ से। सो वो लेकर वो आती है, उसको ज़रा सा पानी में धोती है, और आधा 1 चम्मच सरसों के तेल में उसने छौंक लगाया और उसको ज़रा सा ऐसे पका लिया, और चावल बॉईल करे और उसमें खा लिया। अब उससे ऑब्वियसली उसकी कोई न्यूट्रिशन तो होगी नहीं। सो न्यूट्रिशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली उनकी सेहत खराब होती जाती है। तो जब हमका मतलब डिसाइड हो गया कि हम मिड डे मील करेंगे, तो हम हमेशा अक्षय पात्र में जाया करते थे प्रसाद के लिए। तो एक बार हम वहाँ गए, तो वहाँ जो प्रभु थे, उन्होंने मेरे को रुका के बोला, माँ जी आप आते रहते हो यहाँ पे, किस लिए आते हो? तो मेरे को समझ में नहीं आया वो मेरे से क्यों रैंडमली कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं बताने लगी, तो वो बोले नहीं आप पहले ना मंदिर में जाएं। मतलब मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ इस समय बताते हुए आपको कि क्यों उन्होंने मुझसे कहा ये बात। मैं एक्चुअली सिख परिवार से हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग सिख हूँ। हम सब धर्मों को मानते हैं, पर कभी हमारे परिवार वाले मंदिरों में गए नहीं थे।
तो वो हम अक्षय पात्र में जाते थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं मंदिर में चले जाऊं। उस दिन मैं अपने आप को इतना छोटा मैंने महसूस किया कि मैं इधर आती हूँ, मैं प्रसाद ग्रहण करने अंदर जाती हूँ, पर मैं मंदिर कभी नहीं गई हूँ। तो मैं मंदिर में गई, मैंने माफ़ी मांगी कि क्षमा करें, मैं आई नहीं पहले कभी। और फिर हमने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद मैं बाहर आई तो उनसे बात कर रहे थे। तो जब तक मैं उनसे बात कर रही थी, मेरे दिमाग में अक्षय पात्र का एक छोटा सा वो दिमाग में आया था कि ये लोग बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि हम ये काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हम भोजन खिलाना चाहते हैं इनको, मिड डे मील, तो आप बच्चों को खाना खिलाते हैं तो क्या आप हमको दे देंगे? तो बोले, माँ जी हम तो दे ही नहीं सकते आपको, हमारा तो मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट है कि हम केवल बच्चों को खाना देते हैं। हमारे उनके जो प्रभुपाद है, उन्होंने कहा था कोई बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मैं बातों बातों में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पर ये तो आपके भक्त है, अगर आपकी भक्त है तो आपको इनको तो खाना देना चाहिए ना। तो वो मतलब बात करते रहे, तो उन्होंने कहा चलिए हम बात करके बताएंगे आपको, हम अपने हेडक्वार्टर में। तो मैंने कहा चलिए, और मैं फिर से एक बार मैंने मंदिर में क्षमा मांगी और हम आ गए वापस। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये एक्चुअली कृष्ण जी का साथ है। yes. और उनका आशीर्वाद है। रात को कोई मेरे को 7:30-8 बजे इनका फ़ोन आया और वो बोले, माँ जी मैंने बात कर ली बेंगलोर में, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप उनसे बोलें कि वो आके हमको मिल लें और हम ज़रूर उनके साथ मिलकर काम कर देंगे। तो हमने फटाफट टिकट बुक करी और हम गए, उनसे बात करी। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे खाना दे देंगे। तो हम मतलब ऑब्वियसली बड़ा खुश होकर वापस आ गए। एंड अब पैसा तो नहीं था हमारे पास में, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको अपना उससे वो हमेशा मेरे को यही बोलते हैं, मैंने अपने प्रोविडेंट फंड से ये शुरू किया हुआ है। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं 3 साल के लिए तुमको इसमें 100 विडोज़ के लिए तुम शुरू कर लो। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने इन्हीं लोगों से बोला, वो प्रभु से पूछा, मैंने कहा अब मेरे को ये बताएंगे मैं कहाँ पे भोजन कराऊँ, क्योंकि मैं रोज़ सेम विडोज़ चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज एक आए कल को कोई और आए, क्योंकि उसमें मेरे को नहीं पता चलेगा कि उसकी सेहत को कोई असर हुआ, फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, और हम उसकी ज़िंदगी में कोई कुछ बदलाव ला रहे हैं कि नहीं ला रहे। क्योंकि अगर मैं काम करूँगी उनके साथ तो मैं कुछ बात भी करूँगी उनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पता करता हूँ। उन्होंने किसी से बात करके हमको एक ये जो गवर्नमेंट का एक ही आश्रम है वहाँ पर वो लेके गए, और वहाँ की दशा देख के मतलब सच में दिल और दहल गया। और उस समय उनके पास में 228 माताएं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा तो उन्होंने बोला, आंखें बंद करो, अब जो सोच लिया है शुरू कर दो, अब नंबर के पीछे मत जाना कि 100 नंबर या जो भी है। और इस तरह से फिर हमने वो शुरुआत करी तो इमीडिएटली आपका प्रेम भाव बढ़ जाता है। हाँ। क्योंकि आप उनके साथ फिर बातें करते हैं। चाहे मैं दिल्ली में थी, मैं दिल्ली से फिर उस समय हर चौथे 5वें दिन आती थी, तो हमारा उसी दिन एक स्टाफ हमको उसी दिन मिल गया था जो आज भी हमारे साथ है। तो जब आप आओ उनसे बातें करते हो, फिर वो बोलती है, माँ जी हमारे को ये पंखा ठीक करवा दो, ये पंखा काम ही नहीं करता है। फिर आप देखते हो कि पंखा आप ठीक करवाएं। अब छोड़ तो नहीं सकते किसी को, किसी ने आपसे कोई चीज़ बोली है। एक दिन हम बाथरूम में गए, मैं तो मेरे को लगा ऐसे बाथरूम में तो मैं किसी को ना भेजूं कभी। फिर हमने अपनी तरफ से पैसा थोड़ा निकाला, उनके बाथरूम ठीक कराया।
फिर सर्दियाँ आई, फिर ऐसे करते करते उनके ना कुछ चीज़ें आपको करती रहनी पड़ती थी। फिर हमने हेल्थ कैंप्स शुरू करे उनके लिए। मैं दिल्ली से डॉक्टर्स लेके आती थी, वो दवाइयाँ भी साथ लाते थे, ताकि बिकॉज़ ये लेडीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कि हॉस्पिटल तक पहुँचे। और वहाँ पे बंदर इतने होते हैं। एक बार एक बंदर ने एक मैया को धक्का दे दिया और उसकी इधर से हड्डी टूट गई शोल्डर की। तो मैं जब पहुंची तो मैं देख रही हूँ वो ना ऐसे बैठी हुई थी, तो मैं उसको पूछा, मैंने कहा आप ऐसे इसमें क्या हुआ? तो उसने बोला बंदर ने वो गिरा दिया। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाई, तो आई मीन यू नो उनकी एक लुक से ही पता चल जाता था कि तुम किस तरह से की बात करती हो, कि डॉक्टर को दिखाई, पैसा तो नहीं है उनके पास। और यहाँ तो 25 रुपये रिक्शा वाला ही ले लेता है आपको हॉस्पिटल तक लेके जाने के। और उसके बाद में फिर आप एक्सरे कराओगे, चाहे कितना भी कम करवा लो, तब भी वो एक्सरे आपकी 75-100 रुपये की तो होगी। पैसे तो नहीं है। तो फिर उसको वो प्लास्टर लगवा के दिया। फिर हमको सोचना पड़ा कि अगर हम ये काम शुरू करेंगे ऐसे कि हम हेल्थ भी शुरू कर लेंगे इस तरह से, तो हमारे पास किस तरह से ये बंदोबस्त होगा कि हम आगे अपने पूरे एक्सपेंसेस पूरे कर पाए। तब तक हमने थोड़ा इधर उधर देखना शुरू किया था कि कहीं से फंड्स मिल जाएं, पर इतनी जल्दी फंड्स नहीं मिलते हैं। बिकॉज फॉर सम रीज़न हमारे यहाँ पे कहते हैं कि हम बच्चों के लिए पैसा दे देंगे आपको उनकी पढ़ाई के लिए, पर एक वृद्ध इंसान के लिए आप क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? क्योंकि वो तो ज़िंदगी जी चुका है, उसकी तो ज़िंदगी में अब कुछ है नहीं। तो हम अगर पैसा लगाएंगे तो उसकी ज़िंदगी को क्या हुआ? हमने तो कोई फ़र्क नहीं उसमें डाला। तो कितना भी आप उस टाइम समझा लेते थे कि आप उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क लाएंगे, कि उसके आखिरी के जो दिन हैं, साल है, वो इज़्ज़त से गुजरेंगे। पर वो नहीं समझ में आती एक्चुअली लोगों को। मतलब कोई कॉर्पोरेट उस टाइम नहीं सुनता था, कोई नहीं सुनता था। तो हमारे फ्रेंड्स ही थे और हम लोग मिलके अपने आप जैसे भी कर रहे थे। फिर करते करते वो उस टाइम मायावती जी का चीफ मिनिस्टर थी। हमको डीएम ने कहा कि प्लीज़ हमारे लिए दूसरा आश्रम भी आप ले लो, हम नया खोल रहे हैं। मैंने कहा आप खोल रहे हैं, मैं कैसे ले लूँ? मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, आप पैसे दे दो, मैं चला दूँगी आपको खाना। तो कहते हैं नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, आप प्लीज़ चला दीजिए, इसको खाना दे दीजिए इधर। फिर माय हस्बैंड सेड कि चलो इधर तो 85 हैं खाली, तो इनमें हम दे देते हैं खाना। वो करते करते फिर बस वो चल ही पड़ा काम, हो गया। फिर देखते हैं वो आपको गाइड करते जाते हैं कि किस तरह से आगे चलो। मैम उन माताओं में किस टाइप की महिलाएं थी? ज़्यादा विधवा थी या कुछ लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया था, या हस्बैंड वाइफ थे? किस तरीके के? ये सारी ही विधवाएं थी, सारी ही विधवाएं थी और सारी ही सीनियर ओल्ड एज थी। कोई भी ऐसी नहीं थी कि 40-50 वाली भी हो, सभी 50-55 से ऊपर की थी। और लगती जो 50 वाली भी थी, लगती वो 70 की थी। ओके। एंड सेहत में किसी की भी अच्छी नहीं थी सेहत उस समय। एंड मोस्टली ये जो आई हुई थी माताएं, इनके परिवार वालों ने रखा नहीं इनको। सो जब उन्होंने रखा नहीं, एंड जब एक औरत के साथ बर्ताव अच्छा नहीं हो, तो आई थिंक एक टाइम आ जाता है जब वो फिर अपना घर त्यागने को तैयार हो जाती है कि मैं चाहे सड़क पे मर जाऊंगी, पर मैं इस तरह की बेइज्जती नहीं लूँगी। और अब तो थोड़ा कम हो गया है ये, उस समय तो बहुत ज़्यादा था कि मतलब ये प्रथा थी बंगाल में। पहले तो खाली बंगाल की आती थी यहाँ पर। कि अगर वो विधवा हो गई तो उसके सिर के बाल मुंडवा देते थे और इमीडिएटली उसके चूड़ी वूड़ी तोड़ दी और उसके सब गहने ले लिए जाते थे
और उसकी जो साड़ी होती थी उसको सफ़ेद साड़ी आधी देते थे, पूरी भी नहीं दिया करते पूरी थे। भी नहीं देते थे? पूरी भी नहीं देते थे, आधी साड़ी होती थी। और अगर अच्छे ख़ानदान से भी होती थी वो, हाँ। तो उनको भी अपने घर में रहने की अनुमति नहीं थी। उनको भी एक वो बर्तन देते थे और घर के बाहर एक कमरा होता था अच्छे परिवारों का, कि वो घर के बाहर रहेंगी और आप आकर वो जैसे बोलते हैं भिक्षा मांगो। हाँ हाँ। सो चलिए, जो अच्छे परिवार वालों से वो शायद अपने घरों में भी भिक्षा ले लेती होंगी, पर बाकी लोगों को तो भिक्षा बाहर से ही लेनी पड़ेगी। हाँ। तो बहुत आई थिंक ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि जब आप एक औरत से उसकी आइडेंटिटी इस तरह से छीन लेते हैं कि आपने उसका सिर में से बाल निकाल दिए, उसके कपड़े आपने आधा कर दिया, उसके पास कोई साधन नहीं है कि वो अपने आप को देख पाए। बच्चों को तो बहुत दूर की बात है, अगर छोटे बच्चे हैं, और बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चे भी नहीं, वो क्योंकि प्रथा ऐसी है कि बड़े बच्चे भी नहीं आपको रखते हैं फिर। तो आप यू आर अ मार्क्ड पर्सन, कि सब कहते हैं कि ये देखो ये विधवा है। और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ये अनटचेबल होता था। ये मैंने वृंदावन में देखा था कि अगर एक विधवा माँ सड़क से जा रही है और कोई उधर से इंसान आ रहा है, तो अगर वो ज़रा सा भी उसको छू जाए तो वो एकदम घर जाएगा और वो पूरा स्नान करके कपड़े बदलेगा। अगर वो उसके सामने से भी निकल जाए तो कृष्ण कृष्ण करते हुए वापस चला जाता था। उस समय की बात कर रही हूँ, आजकल ये बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी बदल चुका है। बहुत छुआछात का उस समय पे माहौल होता था, जो कि फॉर्चुनेटली अब नहीं है। एक्चुअली कोविड के बाद बहुत फ़र्क आया है। कोविड के बाद हमने देखा है कि लोग अब कई बार शादी होती है और वो रात के 9 बजे, मतलब अपने मंडप में फेरे लेने के बाद सीधा आश्रम में आते हैं और वो बोलते हैं हमको आशीर्वाद लेना है माताओं से, और तब जाएंगे। ये एक्चुअली चेंज आ गया है कोविड के बाद। कोविड से पहले नहीं था ये सब कोविड के बाद बहुत कुछ। अभी सब लोग आते हैं अपने बच्चों के बर्थडे मनाने के लिए, 1 साल के बच्चे का, 2 साल के बच्चे का। अब घर में कोई खुशी है, सब आके माताओं के साथ मनाते हैं। स्कूल के बच्चे आते हैं, दिल्ली से जाते हैं स्कूल के बच्चे। श्री राम स्कूल के बच्चे हमारे पास पिछले 8 साल से हर साल आते हैं। सो ये चेंज अब आता जा रहा है कि जहाँ पे आप उनके साथ बैठ के बातें करते हो, खेलते हो। जब माताओं को बहुत अच्छा लगता है जब कोई 1 साल 2 साल वाला आके अपना जन्मदिन मनाए और वो माँ बाप कहते हैं कि आप इनको उठा के आशीर्वाद दो, तो वो लेके डांस करती हैं उनके साथ में, इतना प्यार करती हैं। तो ये चेंज जो है बहुत मायने रखता है, समाज में मायने रखता है, समाज में मायने। क्योंकि आज उनको वो इज्जत मिल रही है जो वो नहीं थी। पहले क्या होता था, जब मैं जाती थी तो वो मेरा हाथ पकड़ के ना बोलती थी मेरे बिस्तर पे बैठो, और मैं अगर बैठती तो वो नीचे बैठती थी। मैंने कहा क्यों तुम नीचे बैठी हो, ऊपर बैठो। तो बोलती थी नहीं, वो तुमको नज़र लग जाएगी अगर मैं ऊपर बैठ जाऊंगी। अच्छा। क्योंकि उनके मन में फिर ये डर बैठा के रखा हुआ है ना किसी ने, कि तुम अगर किसी के साथ बैठोगी या किसी को हाथ लगाओगी तो उसके ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो जाएगा। तो वो हम पर उनको क्योंकि एक्सेप्टेंस चाहिए थी, तो उनको था कि अगर कोई ऐसे उनको गले लगा ले तो मतलब इंसान होता है ना, वो होता है कि मेरे को आपने प्यार दिया, मेरे को एक्सेप्ट किया एज अ ह्यूमन बीइंग। ये बहुत मायने रखता है। हम लोग तो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि क्योंकि हम लोगों को ऐसे हालात नहीं होते कि कोई हमारे को कभी हाथ ना पकड़े हमारा, या हम लोग तो नॉर्मली कैसे होता है कि माँ बाप मतलब बच्चों को मिलते हैं तो हमेशा ऐसे करके ही मिलते हैं। तो अब इन लोगों को अगर कोई ना मिले तो लगता तो है ना, दिल में बहुत चोट आती है कि
आप रास्ता छोड़ के चले जा रहे हो। सो अब ये चेंज आ गया है कि जहाँ लोग आते हैं, इनके पैर छूते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, हमको तो अच्छा लगता है। मेरे को यही है कि जो हमने एम था हमारा, आइडेंटिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट, और ये हमने इनको बहुत सिखाया है कि आप कभी भी अपना हाथ ऐसे नहीं करोगी। तुमको अपना हाथ हमेशा ऐसे रखना है, चाहे तुम किसी को 10 पैसे दोगी या आशीर्वाद दोगी, पर हाथ ऐसे होना चाहिए, कभी ऐसे मत करना, कभी किसी से मांगो मत। सो हमको लगता है अगर जितनी भी माताओं को हम छू सके, शायद कृष्ण जी की हमारी पर कृपा रही होगी। मैम, आज आपने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, उसी बीच में एक माताओं के लिए आपने कहीं ना कहीं 2 जगह आपने 2010 के अंदर स्टार्ट किया था जी। और वहाँ आपने मैम उसके बाद आपने उनके लिए 2 जगह रहने के लिए भी बनाए थे। तो मैम आज कितनी भी माताएं हैं वहाँ पर जो रह रही है? हमारे पास 200 माताएं रहती हैं और 150 माताएं हैं राधा कुंड में, जो रोज़ आती हैं, दूध और फल वगैरह लेके जाती हैं, और भोजन हम बीच में कुछ दिन रखते हैं, हर रोज़ नहीं रखते हैं। उनके लिए, पर उनको हम पूरा मेडिकल सपोर्ट देते हैं। कोई भी बीमार हो, हमारा डॉक्टर उनको देखता है। दांतों के डॉक्टर के पास हम सबको लेके जाते हैं। जो बाहर वाली भी माता है, कोई भी आ जाए हमारे पास, अगर वो कहे कि मेरे को दांत दिखाने हैं या आंखों का ऑपरेशन कराना है, हम सबके वो करा के देते हैं। अगर कोई बीमार है, हम उनको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करवा देते हैं। जो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है वो तो ठीक है, जो प्राइवेट में होता है वो हमको पहले प्रायोरिटी, ऑब्वियसली हम अपनी जो ये 350 माताएं हैं इनको देखते हैं, फिर उनको भी ले लेते हैं। क्योंकि अगर कोई बीमार है उसको छोड़ तो नहीं सकते हो आप। हाँ, अगर कोई कहेगा कि मैं बीमार हूँ और मेरे को आप हॉस्पिटल में दिखा दो, तो मना तो नहीं कर सकते हो आप, तो वो लेकर हम सबको वो सपोर्ट करते हैं। मैम, तो इनकी हेल्थ के साथ इनको कैसे इमोशनली, एक्चुअली क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आपको उनको इमोशनली बिल्ड करना, तो वो मैम उसमें आप कौन कौन से प्रोग्राम रन करते हो जिससे इनको लगे कि इनका एक आत्मविश्वास बढ़ गया है? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी इसी में। हाँ। पहले होता था, ये माताओं को अगर कोई दान दक्षिणा भी देकर गया ना, तो ये कभी पैसा खर्चती नहीं थी, अपने सिरहाने के नीचे रख दी, बिस्तर के नीचे रख दिया, छुपा दिया। तो एक दिन हमको पता चला कि वो बिस्तर ठीक कर रहे थे, तो एक माता के नीचे से, उधर से ना कोई 2000-2500 निकले। तो मैंने कहा तुम क्यों रखी हुई हो नीचे पैसे अपने? कहती नहीं, जब मैं मरूंगी तो आप मेरा वो दाह संस्कार कर देना। मैंने कहा पर वो तो मैं वैसे भी करूँगी। पर उनको ना विश्वास नहीं होता था। अब उनके मन में विश्वास है बहुत सालों से, क्योंकि साथ में रहते हैं, एंड उन्होंने देखा है जब भी किसी की अंतिम यात्रा होती है, पूरे आदर के साथ होती है और पूरे उनके संस्कारों के साथ होती है। हर एक महिला बता के जाती है उनको कि मैं मर रहूँगी ना, तो उसके बाद आप ये करना मेरे लिए, 11 ब्राह्मण को भोज खिला देना, 13 को खिलाना, 18 को खिलाना, कई तो है वो बोलती है एक बच्चा भी दान कर देना। मतलब ये तो हम लोग फिर मजाक करते हैं, भैया बच्चियाँ दान करी तो वो बच्चिया का क्या होगा? तो वो होता है कि बच्चिया मेरे को ऊपर लेके जाएगी ठाकुर जी के पास। मैंने कहा पर मेरे को कैसे पता चलेगा, बच्चिया तो यही होगी। हाँ। कहते नहीं नहीं, वो बच्चिया लेके जाएगी मेरे को। तो अब क्या होता है कि क्योंकि उसने बोला, तो ये नहीं होगा कि मैं नहीं दूंगी फिर, क्योंकि उसका विश्वास था, तो बच्चिया भी हम दान कर देते हैं, चाहे कोई कहे वो अंधविश्वास है, चाहे जो भी है, कोई भी हो। पर क्योंकि उसकी थी विश्वास इसमें, उसकी अपनी मानता है उसमें, तो उससे इन माताओं को ये कॉन्फिडेंस है कि आप मेरे को भी इसी तरह रिस्पेक्ट के साथ विदा करोगे यहाँ से। तो हमारी तो जो माताएं 80 साल से ऊपर होती हैं, हाँ, वो सब बैंड बाजे के साथ जाती हैं, पूरे फुल बैंड बाजे के साथ, पूरे गुब्बारों के साथ उनका सजता है और बैंड बाजे के साथ जाती है। कोई भी ऐसे नहीं जाता है। तो उनके बच्चे आते ही नहीं आते उस वक्त या नहीं आते?
हमने बहुत कोशिश करी है, अधिकतर कोई भी नहीं आता। वो आते हैं 2-3 महीने के बाद, जब उनको लगता है कि शायद कुछ छोड़ गई होगी वो, तब आते, नहीं तो नहीं आते। एक बार तो हमारी एक माता थी, वो मतलब इतनी सॉफ्ट स्पोकन, और उसके पास पीस ऑफ लैंड था, आई थिंक कोई 285 बीघा जो भी होता है, इतना। वो अपने बच्चों को देना मांगती थी, उससे पहले वो बीमार हो गई, तो 88 साल की थी वो। और कभी उसने अपने बच्चों को याद नहीं किया था जब से वो आई थी। पर वो आई थिंक समटाइम्स होता है ना, जब आपका अंत आता है तो आपको सडनली लगता है कि मैं बात पता लग जाता है आपको एम्बिशन से। हाँ, तो वो बोलती थी मेरे को कलकत्ता जाना है। मैंने कहा आप चली जाओ, पर अकेले नहीं भेजेंगे, तो ज़रा सा इंतज़ार कर लो, या तो हमारी तरफ से कोई जाएगा या आप बुला लो किसी को। तो उसके बच्चों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे। तो हमने कहा हम आपको भेज देंगे, पर उससे पहले वो बीमार हो गई। वो बीमार हो गई और कुछ चांस था, वो मैं उधर ही थी जब मैं हमेशा मिलने जाती थी मैं उनको, तो वो हमेशा मंत्रों के साथ ना आपको आशीर्वाद देती थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बसंती माँ उठो, तो वो बिल्कुल ना बात नहीं कर रही है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया इनको? कहती माँ जी आज पता नहीं सुबह से बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं। तो हाथ लगा के देखा, कोई बुखार नहीं था, कुछ नहीं। मैंने कहा ब्लड प्रेशर देख लो। तो हमने देखा, मतलब थोड़ा सा लो था, ज़्यादा नहीं। उसकी बेटी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देखो ऐसा है कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाओ। और हम तो एक्चुअली इन लोगों को टिकट भी देते हैं फैमिलीज़ को कि तुम आओ तो सही, आकर मिल के जाओ अपने माँ को, चली जाना मत, तुम मत रहना यहाँ पर, मत लेकर जाना इनको, पर आकर मिल जाओ, बिकॉज माँ है, उसका मन तो करता है। उसकी बेटी ने हमारे को बोल दिया दोबारा हमको फ़ोन मत करना, और जो भी उसको होगा वो आप अपने आप देख लेना, हमको फ़ोन मत करना। एंड शी डाइड आफ्टर अबाउट 2 hours ओनली। आई मीन आई फेल्ट सो बैड। फिर वो हमने जब उसके कागज़ देखे ना, अब मेरे को लगता था कि इसके मैं क्या करूँ, मैं मन तो नहीं मेरा करता इनको बच्चों को देने के लिए, कि जो बच्चे अपनी माँ के लिए इस तरह से बोलते, फिर है कि मतलब ठीक है उसकी इच्छा तो थी ना देने की उनको, तो उनको फ़ोन करके बोलती है भैया आ जाओ। वो एक दिन में आके लेने के लिए, वो एक दिन में आके, क्योंकि वो पैसा आता है उस पर। सो ये तो आई थिंक ह्यूमन सेल्फिशनेस चलती रहती है। फिर आज भी यही कलकत्ता में कल्चर है, या फिर लोग ऐसी वीडियो का? अभी थोड़ा कम हो गया, अभी काफ़ी माताएं वहीं रह जाती हैं। गवर्नमेंट ने आई थिंक कुछ आउटरीच करी थी, तो अभी कलकत्ता में भी थोड़े आश्रम खुल गए हैं, वहाँ पे रहती हैं, कुछ रह जाती हैं, कुछ आती हैं। एंड पर राधा कुंड में हमारी 100% बंगाली माताएं आती हैं। वृंदावन में अब हमारे पास अबाउट 30% आई वुड से नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया से आती हैं। मैम कुछ माताएं वायलेंस का शिकार भी रहती होगी, बिकॉज जैसे जो नॉर्थ साइड में है, तो ऐसे मतलब ऐसे कोई बच्चे जो अपनी माँ को छोड़ जाते होंगे वहाँ पर कुछ चलाकर? हमने शुरू में जब हम 2010 में आए थे, तो जब हम गवर्नमेंट के आश्रम में थे, तब हमने देखा था एक somebody came, मर्सिडीज़ में आए और वो अपनी माँ को वहाँ उतारा और वो चले गए। एंड शी वॉज अ एजुकेटेड लेडी। उन्होंने एक बार भी बात ही नहीं करी ना, वो कभी, वो सारा दिन गीता देखती रहती, पढ़ती रहती थी, कभी भी बोला ही नहीं कि उनका अपना नाम क्या है या अपने परिवार में किसी का नाम। बहुत कोशिश करी थी उनसे कि आप बता दें हमको, नहीं बताया उन्होंने कभी। और तब आधार कार्ड नहीं होते थे, अब तो सारी आइडेंटिफिकेशन है। तो हम लोगों को पता है सबका, कि कौन कहाँ पर है। हमारी जैसे हमारी एल्डेस्ट लेडी टुडे इज़ 106 years old। ओके। तो हमको पता है उसके परिवार में कौन कौन है, सबके हमारे पास टेलीफोन नंबर होते हैं, हम सबसे बात करके उनको बताते हैं अगर वो बीमार हो जाए। अब उसके बाद वो आ जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। मैम इसके साथ आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट रन में चल रहे हैं अभी?
हम स्कूल के जो दिल्ली में चलाते थे, और थोड़ा अभी रिसेंटली बंद किया था, पर फिर अब जनवरी से फिर शुरू कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सपोर्टिव एजुकेशन, रेमिडियल एजुकेशन, जिसमें कि बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, जैसे एमसीडी के स्कूल्स हैं, या तो क्योंकि उनके माँ बाप तो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो स्कूल्स की इतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं थी, और ये बच्चे फिर क्योंकि माँ बाप सपोर्ट नहीं कर पाते कि बच्चा आए घर में तो क्या पढ़ाई हो रही है, तो फिर इन लोगों को हम लोग जो इनका सिलेबस है उसको अप टू डेट इनके साथ करते हैं। तो हम लोग अपनी टीचर्स लगा के, उसमें भी बच्चे ऐसे नहीं आते, वो भी इनको थोड़ा सा वो लालच देना पड़ता था कि ये लो रोज़ दूध मिलेगा इतना पीने के लिए। और तब मेरे को पहली बार विश्वास हुआ कि हमारे यहाँ पे अभी भी ये चीज़ है कि दूध पहले लड़के को दो, लड़की क्योंकि हमारे पास जो लड़कियाँ पढ़ती, हाँ। वो कहती है दूध क्यों नहीं पी रहे भाई तुम, वो मैं घर लेके जाऊँगी, वो भैया को पिलाएंगे। मैंने कहा भैया को पिलाएंगे, मेरे को उसकी माँ को बुलाना पड़ा। मैंने कहा ऐसा क्यों है भाई कि ये नहीं पिएगी? कहती है नहीं जी, पहले तो लड़के का हक होता है। ये हमारे यहाँ अभी भी है, पर उसके कारण ये आती थी, तो हमने तो कर दिया था कि यहीं पे पियोगे, तो हम ढक्कन खोल के देते थे दूध, और फल देते थे साथ में, तो वो थोड़ा न्यूट्रिशन हो जाता था इससे, पर वो उसके लालच में फिर पढ़ती थी बैठकर रोज़। मैम, जैसे आपने बोला कि आज भी हमारे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है, एक लड़की को लेकर, एक लड़की को लेकर। आज हम बात करते हैं, है ना, वुमेन्स एम्पावरमेंट की। आज हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी, है ना, इसके अलावा वसुंधरा जी सिंधिया, ऐसे बहुत फेमस, ऐसे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो बहुत ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत ऊंचाई छुई है। तो मैम, क्या आपका क्या व्यूज़ है कि आज सोसाइटी को चेंज होने की ज़रूरत है? बेटा, समाज को चेंज तो होना ही पड़ेगा, और हो रहा है, ये नहीं है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे हमारे हम पढ़ाते हैं ना इन बच्चों को, हमारी एक लड़की डॉक्टर बन गई है, ये इस्लाम से निकली हुई, मेडिकल डॉक्टर के अलावा एमडी भी कर ली उसने। उसकी सिस्टर को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिली, पर उसकी सिस्टर ने नर्सिंग का कोर्स किया है, तो वो नर्स बन गई। लड़कियां कर रही हैं, अब धीरे धीरे माँ बाप को भी समझ में आती है, पर ये समय लगता है, क्योंकि जहाँ पे अभी थोड़ी गरीबी है, वहाँ पे होता है कि लड़का जो है, अगर आप उसको खिलाओगे पिलाओगे, शायद वो वापस बड़ा होकर कमाकर वापस तुमको, माँ बाप को देखता है। और लड़की को होता है कि वो शादी करेगी, उसको आप भेज दोगे। पर अब समझ में आ रहा है लोगों की कि लड़की आपके लड़के से ज़्यादा आपको देखती है, और लड़की एक्चुअली पढ़ लिख जाएगी तो आपकी ज़िंदगी भी बदल देगी घर में। सो हमारी ये चेष्टा रहती है कि हम लड़कियों को हम बहुत मेहनत करते हैं उनके साथ, और हम माताओं को भी स्किल बिल्डिंग करते हैं। अच्छा। हम उनको भी वो करके, और फिर हमने रखा हुआ है कि इनको इनकम जनरेशन प्रोग्राम जैसे, तो स्टिचिंग का कोर्स कर लिया इन्होंने, डिज़ाइनिंग करवाते हैं साथ में। तो हमारा था कि हम इनको एक्सपोर्ट हाउसेस में करवाएंगे, तो वो कहती हैं कि नहीं, एक्सपोर्ट हाउस में जाना बहुत दूर पड़ता है हमको, हम अपने आप से अपना काम शुरू करना चाहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप अपना काम शुरू करो, हम आपको मशीन लेकर देंगे, आधे पैसे हम डालते हैं, आधे तुम डालो। अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसे, हम पूरे डालेंगे, पर तुम हमको हर महीने इतना इतना लाकर दोगी, ताकि तुमको पता हो कि ये तुम्हारा मेहनत से तुम काम कर रही हो। फिर तो वो भी चलता है काम, वो लड़कियां सीखती हैं, फिर वो अपना छोटा सा चाहे कारोबार शुरू कर ले, आसपास के घरों के ब्लाउज़ बनाने शुरू कर दिए, पेटीकोट बनाना शुरू कर दिया, सलवार कमीज़ बनाती हैं। जो ज़्यादा अच्छा सीख जाती हैं वो फुल सुंदर वाले वो बनाती हैं, उनके कलीदार कुर्ते, और खूब डिज़ाइन बनाती हैं। सो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, सीखती हैं।
समय लगता है हर एक चीज़ में बदलाव लाने में। तो हमारे को कोविड के बाद थोड़ा हमारे को परेशानी हो गई थी जहाँ हम चलाते थे सेंटर, तो फिर हमने वो सरेंडर कर दिया था। पर अब जनवरी में हम फिर से शुरू कर रहे हैं। मैम आपने 2010 से इस सेगमेंट पे काम चालू किया, कैसा फील होता है मैम आज आपको इतनी माताओं की ब्लेसिंग से, जब उनके बीच आप रहते हो, इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे आप? बेटा ऐसा है कि वो उनसे जो प्यार मिलता है ना, एक्चुअली वो मेरा परिवार है, पूरा परिवार है वो मेरा। सो ऐसा प्योर प्यार आपको अपने घर में भी शायद ही मिलता है, जहाँ पे कुछ नहीं मांगते वो लोग, और आपसे खाली एक आके जप्फी डाल लो और हाथ पकड़ के बैठ जाओ उनका, बस। ऐसी एक्सेप्टेंस आपको ज़िंदगी में कहीं भी नहीं मिलती है कि जो प्यार वो मेरे को देती है ना, आई डोंट थिंक मेरे को अपने परिवार से भी इतना मिलता होगा। मैम फेस्टिवल सेलिब्रेशंस जैसे बहुत सारे, दिवाली हो गई, होली हो गई, तो वो कैसे आप सेलिब्रेट करते हो उनके साथ में? हमने होली इनके साथ में शुरू करी थी 2012 से। एंड 2012 से हम फूलों की होली खेलते आ रहे हैं, एंड हर साल वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब माताएं कुछ हैं जो करती हैं कि वो थोड़ा सा गुलाल और वो भी ले आती हैं। तो मैं बोलती हूँ उनके, पर हम तो फूलों के साथ खेलते हैं माँ। तो बोलती है नहीं, इस बार टीका भी लगाऊंगी अब। तो जैसे उनका मन करता है वो ऐसे, वो जो देखती है ना पिक्चर में कि ऐसे उड़ रहा है रंग, तो उनका भी मन करता है कि ऐसे रंग उड़ाएंगी। तो अब धीरे धीरे उनका हमने वो ख़त्म कर दिया है कि आपको सफ़ेद ही कपड़े पहनने हैं। वो बहुत हमको समय लगा था सफ़ेद कपड़े भी ख़त्म करने में। अब वो प्रिंटेड वाला भी पहन लेती हैं, कभी रंग वाला भी दे दो वो भी पहन लेती हैं। सो ये हमारे यहाँ पे कास्ट बहुत होती थी पहले। वो बोलती थी कि मैं खाना खा रहे हैं, तो अगर आपने उसको दूसरी मैया को खाना दे दिया, वो मेरे से जाति में कम है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो हमको ये बहुत समझाना पड़ा था कि खाना तो खाना ही पड़ेगा, और इसमें कोई जातिवाद नहीं होगा हमारे यहाँ पर, और कोई पूछेगा भी नहीं कि तेरी जाति क्या और मेरी जाति क्या है। मैं कमरे भी नहीं दूंगी तुमको, ऐसे कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम सारे एक कमरे में और क्षत्रिय हो तो एक कमरे में। मैं किसी से नहीं पूछती हूँ कि भैया तुम्हारी क्या जाति है। जो मेरे को पता है इसका नाम मनु है, इसका नाम कौशल्या है, इसका नाम यशोदा है, तो लास्ट नाम तो मैं किसी को पूछती भी नहीं हूँ। सो ये सब चीज़ों में बदलाव इन्हीं में आ गया है अपने आप। अब एक दूसरे की थाली में से भी खा लेती हैं निकाल के, जो पहले नहीं होता था। हमको बहुत समय लगा है, पर सब कुछ हो गया। योगा करती हैं रोज़, हर रोज़ योगा होता है सुबह, हर रोज़ कीर्तन होता है। सो सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, पर सब कुछ हो रहा है। मैम वृंदावन की गली तो मतलब बोलते हैं कि कृष्ण जहाँ पर जन्मे हैं, और वहाँ का तो एक अलग ही वाइब्रेशन होती है वहाँ की, एकदम। और वहाँ का एक अलग ही उत्साह होता है, लाखों लोग वहाँ जाते हैं। और मैम आपने वहाँ से एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट किया। आगे मैम क्या विज़न है इसको लेके आने का? आई थिंक मैं अगर कृष्ण जी की भूमि पर जितनी माताओं को देख पाऊँ, आई थिंक वो उनका आशीर्वाद बना रहे, बस इसी में मेरे को उनका आशीर्वाद रहे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। मैम आज 2010 से आपने इस मिशन पे काम किया है, बहुत सारी वुमेन्स है और महिला है जो आपके साथ आज इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी, बहुत सारे तो ऐसी कोई मतलब मैम आपकी लाइफ के अंदर ऐसा लगाओ, चैलेंज लगाओ आपको कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, और उस चैलेंज को आपने फेस किया हो? मेरा जब फंडिंग ख़त्म हो जाती है जब हम अब इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं और फंडिंग ख़त्म हो जाए, तो उस समय आपको नींद आनी बंद हो जाती है, क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते कि उनका खाना नहीं आएगा। उनको मैं डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाऊँगी, ये तो नहीं मैं कर सकती हूँ। तो चाहे मैं अपनी सेविंग्स में से करूँगी, करना तो पड़ेगा। सो ऐसे जब हालात आते हैं
थोड़ा वो होता है, पर डामाडोल में कभी नहीं होती, क्योंकि मेरे को पता है अब उन्होंने जब सिर पे हाथ रखा है तो वही लेके चलेंगे, पूरी नैया आगे जाएगी उन्हीं के साथ, उन्हीं के सहारे से। ये मेरे को पक्का विश्वास है। मैम ऐसी कोई आपके साथ में ऐसी स्टोरी रही हो जिन इन ऐसी माताओं के साथ आप रहे, तो कोई ऐसी कोई एक स्टोरी जो आपको दिल को छू गई हो कि नहीं, मतलब इसकी इस माता की स्टोरी बहुत ही अलग थी, जो मुझे लगा कि हाँ नहीं, मतलब जो लगता नहीं कि लाइफ में कभी कोई लगता है किसी चीज़ की स्टोरी से कि नहीं ये नहीं हो सकता है। हमारे पास वो माता अभी भी है वैसे। सो उसकी जो कहानी है बहुत दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। उसके पति की मृत्यु के बाद में उनका जो छोटा सा बिजनेस था ये संभालती थी, आई थिंक पान का होगा या कुछ ऐसे छोटा सा था। तो बच्चों की शादी हो गई थी, सब चले गए थे, तो ठीक है चल रहा था। तो सबसे छोटा बेटा वापस आ गया घर पे, और वो रहने लगा इसके साथ। इससे कुछ नहीं है तो ठीक, शादी हो रखी थी उसका, अपनी पत्नी के साथ आ गया। पर कुछ समय के बाद उसका ऐसा बर्ताव हो गया कि वो माँ को खाना नहीं देना। तो अब उसको था कि मतलब मेरे को भूख लगी है तो मैं खाना तो खाऊंगी ना। हाँ। उस समय वो जब ये वृंदावन आ जाती है ना, एक्चुअली ये लोग विधवा हो जाती हैं, तो ये लोग सब मीट मच्छी छोड़ देती हैं, या लहसुन प्याज भी छोड़ देती हैं। ये तब भी अंडा वगैरह खाती थी तब। तो एक दिन ये घर में आई, मतलब लड़ाई झगड़े इनके खूब होते थे बेटे के साथ। तो इसने अपनी बहू से कहा कि खाना मेरे को दे दो, मतलब खाना है। तो उसने कहा खाना नहीं है घर में। तो बहू चली गई अंदर, तो इसने फ्रिज खोला तो इसको दिखा एक अंडा पड़ा हुआ था उसमें, और थोड़े से चावल होंगे। इससे वो निकाल के खा लिया। बेटा आया तो बहू ने देख लिया कि खाना तो खा लिया इसने। उससे बेटे को बताया, बेटे ने आओ देखा ना ताओ, इसको इतना पीटा इसकी घुटने मतलब तोड़ दिए, और जलती हुई लकड़ी के साथ इसको पीठ पे मारा। इसके निशान है अभी तक पीठ पे। अब तो ये काफ़ी, अब इतने सालों के बाद इसको यहाँ पे आए हुए 32 साल हो गए, राधा कुंड में आए हुए। तो इसके अब तो हमने इसके बेटे को बुलाकर इससे दोस्ती करवाई है थोड़ी, नहीं तो ये तो कभी घर ही नहीं गई थी। इसने कहा था मैं जिस बेटे को मैंने 9 महीने पेट में पाला, तब ये मेरे को पेट में लात मारता था तो मैं हंसती थी कि बच्चा है मेरा। हाँ। देखो कहती है, पर अब जब बड़ा होके अब मेरे को लात मारता है ना, तो वो सहन नहीं होता, और अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा तेरा घर हम वापस दिलवा देते हैं तुमको, तुम चलो, घर तुम्हारा है, हम हाँ। लीगली तुमको वापस दिलाते हैं। तो बोलती थी नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा समाज है वो कहता है कि बेटा तुमको मार ले, बेटा तुमको घर से निकाल ले, कोई बात नहीं है, पर अगर माँ अपने बेटे को घर से निकालेगी तो माँ अच्छी माँ नहीं है। तो ये आज तक मेरे को कहानी नहीं समझ में आई, पर उस महिला आज तक कोई भी बात करे अभी भी वो वैसे ही रो पड़ती है, क्योंकि वो दिल में से जाता नहीं है दर्द। चाहे उसकी अभी अपने बेटे के साथ वो आता है, पिछले 3 साल से आ रहा है वो, उसको बहुत हमको फ़ोन कर कर के उसको टिकट भेजनी पड़ी थी। वो आया, फिर बात करी, फिर चला गया, फिर आया, फिर हमने उसको बोला, मैंने कहा इसको भी ले जाओ। फिर ये कहती है अच्छा मैं जाऊंगी 10 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं रहूँगी, और 10 दिन में वापस से एकदम आ गई। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे नाती हैं, तुम अपने बच्चों से सबसे मिलो, तो लगता तो है सबको। आफ्टर ऑल माँ है तो कैसे छोड़ देगी अपने, प्यार तो रहता है अंदर। मैम समाज को क्या ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे
इस तरीके का जो बेसिकली आज जो माताओं के साथ हो रहा है वो आगे नहीं हो, और कहीं ना कहीं पे समाज ऐसे योगदान, क्योंकि आज बहुत सारे यूथ ऐसे काम को के लिए आगे आ रहा है, तो वो किस तरीके से अपना योगदान करे? आई थिंक हमारे समाज में ये बर्ताव आ रहा है, और जो कि अच्छा है, जो कि हम बहुत लोग हैं जो कि अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। पर एक हमारा दूसरा भी ट्रेंड आ रहा है जहाँ कि हम मटेरियल थिंग्स के पीछे चल पड़ते हैं। तो हमको होता है कि मेरा घर अगर 2 कमरे का है तो एक कमरे में मैं रहूँगा और एक कमरे में मेरे बच्चे रहेंगे, मेरी माँ नहीं रह सकती। आप ये सोच कभी अपने मन में मत लाएं। आपके मन में हमेशा होना चाहिए कि आपके घर में जो भी जगह है पहले माँ की है, उसके बाद में किसी और की। अगर आपके घर में आपकी माँ है, आपको विजडम अपनी माँ से ही मिलता है। राइट। आप बड़ों से ही ज्ञान लेते हैं चीज़ों का। हो सकता है घरों में, सभी घरों में बर्तन खटकते हैं जब इकट्ठे लोग रहते हैं, पर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप माँ को घर से निकालें। ये हालात कभी नहीं होने चाहिए। ये उन बच्चों को समझना चाहिए जो कि कहीं जाकर अपने माँ बाप का आदर भूल जाते हैं, प्यार भूल जाते हैं और माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। वो नहीं समझना चाहिए। राइट मैम। आज का यंग जनरेशन और यूथ जो कहीं ना कहीं पे एक न्यूक्लियर रहना पसंद करता है और एक कंबाइंड फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करता, कहीं ना कहीं लगता है कि उसको कि पेरेंट्स अलग रहे, मैं अलग जगह रहूँ। तो मैम ये जो कल्चर आ रहा है उस कल्चर को क्या है, मतलब आप क्या उस पर थॉट आपका क्या रहता है कि ऐसा कल्चर सही है ये वाला? यही मैं कह रही हूँ ना बेटा कि हमको आज के दिन में ये संस्कार देने चाहिए, और एक्चुअली हमारी पिक्चरें भी ऐसी अच्छी बननी चाहिए जो कि ये बताएं कि माँ बाप को आप रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें। आपके जो बच्चे हैं वो जो आप बर्ताव अपने माँ बाप के साथ करेंगे, आपके बच्चे आपके साथ करेंगे कल को। अगर आपको अपने बच्चों से इज्जत चाहिए, अपने बच्चों के साथ प्यार भाव चाहिए, तो अपने माँ बाप को भी आप उसी तरह प्यार से देखें। अगर उनकी इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत होगी। और माँ बाप तो होते हैं पूरा ज्ञान का भंडार, अच्छी बातें ही सिखाएंगे, कभी बुरी बात तो सिखाएंगे नहीं आपके बच्चों को। तो आपको खाली अपना दिल बड़ा करना है, जगह तो अपने आप बड़ी हो जाती है। एक माँ बाप एक कमरे में एक्चुअली 10 बच्चों को पाल लेते थे। Yes. आज आप 3 कमरों में भी अपने एक माँ बाप को नहीं रख पाते हैं। राइट मैम। ये समाज में थोड़ा सोच बदलनी पड़ेगी। मैम आपने और सर ने इस एक अच्छे विज़न और मिशन के साथ सेगमेंट को स्टार्ट किया, कि क्या रोल रहा सर का आपके इस सेगमेंट को लेकर? इस मैत्री जिन्होंने आपने दोनों ने स्टार्ट किया, तो कैसा रोल रहा उनका भी आपके साथ? बेटा मैं ये कर ना पाती अगर सर मेरे साथ ना खड़े होते। उन्होंने मेरे को एक्चुअली ही वाज लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैंने कभी भी उनको बोला कि मैंने अगर ये काम करना है तो वो हमेशा बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुमको करना है तुम करो, और जहाँ तक मैं सपोर्ट कर सकता हूँ फाइनेंशियली मैं करूँगा। जहाँ मेरा नहीं रहेगा तो मैं बता दूँगा, पर मैं साथ में खड़ा होऊंगा तुम्हारे से। तो वो हर एक चीज़ पे जब भी मैं कोई भी बात बोलती हूँ तो वो आज भी उसी तरह से मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं ना कि हाँ, लेडीज़ कंधा से कंधा मिलाती हैं। यस। मेरे उसमें लाइफ में एक्चुअली उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट करा है राइट फ्रॉम डे वन। यस मैम। एंड मैम एंड ऑफ द मैसेज जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहोगे कि क्या इंस्पिरेशंस, क्या चीज़ें हैं जो आज सोसाइटी को आप देना कहना चाहोगे उस चीज़ को लेकर? हमको हर एक इंसान की इज्जत करनी चाहिए, हर एक इंसान की। हमको किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए,
और हम बड़े हैं नहीं। दैट्स ऑल आई वुड से। अगर हम सब इंसान को एक समान समझ ले और उनकी इज्जत करें तो अपने आप ये समाज ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड काफ़ी मतलब एक जर्नी जो आपकी थी वो जर्नी हमने सुनी, कैसे आपने इस सेगमेंट को स्टार्ट किया, किस विज़न के साथ स्टार्ट किया और यहाँ तक आप लेके आए और आगे भी आप लेके जा रहे हो। सो वंस अगेन मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स। इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप चाहते हो कि ऐसी इंस्पिरेशन लोगों से मिलना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप ऐसे कौन से लोगों से मिलना चाहते हो जो हमारे पॉडकास्ट पे आए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे आगे बहुत सारे ऐसे गेस्ट होंगे जिनसे आप लाइफ में कुछ सीख पाओगे। तो मैं आपसे वापस अपील करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि आज के इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए जिससे उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके।